अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम जीएफआर को डिस्कस करेंगे, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। कोई भी पेशेंट है जिसको कोई किडनी डिसऑर्डर है या वो अपने सिम्टम्स जो बताता है वो किडनी से रिलेटेड है, तो डॉक्टर उसको सबसे पहले रिकमेंड करता है कि आप अपना जीएफआर टेस्ट करवाओ, आप अपना ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट चेक करवाओ। तो इससे हमें पता चलता है कि किडनी के जो फंक्शंस हैं उनका गुड इंडेक्स जो है वो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट है। अगर हम लोग बात करें किडनी की, तो किडनी का जो फंक्शनल यूनिट है उसको हम लोग कहते हैं नेफ्रॉन। हर चीज़ का फंक्शनल यूनिट होता है और किडनी का फंक्शनल यूनिट जो है वो नेफ्रॉन है। तो अब हम शॉर्टली अगर नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर की बात करें, ये नेफ्रॉन का शॉर्टली सा स्ट्रक्चर है। इसमें जो अगर हम लोग देखें तो एफरेंट आर्ट्रियोल से जो है वो प्लाज्मा एंटर होता है, ठीक है। इसमें हम सिर्फ ग्लोमेरुलस को ही डिस्कस करेंगे क्योंकि जीएफआर जो है उसमें हम लोग ग्लोमेरुलर के फंक्शन को या ग्लोमेरुलस के फंक्शंस को हम लोग देखते हैं। ग्लोमेरुलस को बोमेंस कैप्सूल ने कवर किया होता है। ये कुछ लूप ऑफ हेनले होते हैं, इसको डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले कहते हैं, इसको असेंडिंग लूप ऑफ हेनले, फिर डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल होती हैं, लास्ट में कलेक्टिंग डक्ट होती हैं। अब हम बात करते हैं ग्लोमेरुलस के फंक्शन की कि ग्लोमेरुलस का क्या फंक्शन है। ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शंस जो है इसका स्ट्रक्चर हम लोग डिस्कस करेंगे। ग्लोमेरुलस का जो मेजर फंक्शन होता है वो होता है कि ये फिल्ट्रेशन करवाता है। और ये किसकी फ़िल्ट्रेशन करवाएगा? ये प्लाज्मा जो है उसकी फ़िल्ट्रेशन करवाएगा। अब हमें पता है कि अगर हम लोग प्लाज्मा की बात करें, ब्लड में जो होता है, एक होता है सेलुलर कंपोनेंट्स होते हैं और एक होते हैं नॉन सेलुलर कंपोनेंट्स। सेलुलर कंपोनेंट्स में हम सबको पता है कि ये जो, क्योंकि वर्ड से ही पता चल रहा है कि इसमें सारे वाइट ब्लड सेल्स आ जाते हैं, आरबीसीज आ जाती हैं और प्लेटलेट्स वगैरह आ जाते हैं, ठीक है। जो मेजर सेल्स हैं, जो लार्ज मॉलिक्यूल्स हैं, वो सारे इसमें सेलुलर कंपोनेंट्स में आ जाते हैं। और जो नॉन सेलुलर कंपोनेंट्स हैं उसमें आ जाता है प्लाज्मा। अब प्लाज्मा की भी अगर हम लोग इसकी कॉम्पोजिशन के बारे में बात करें तो प्लाज्मा में 95% वाटर होता है, कुछ स्मॉल मॉलिक्यूल्स होते हैं, इसके अलावा कुछ जो होते हैं वो प्रोटीन्स वगैरह होती हैं, यूरिया होता है और इसके अलावा कुछ न्यूट्रिएंट्स होते हैं, गैसेस होती हैं। ये सारी चीज़ें जो हैं ये प्लाज्मा में होती है। इसकी थोड़ी सी कंपोजिशन देख ली कि प्लाज्मा में 95% वाटर होता है, स्मॉल मॉलिक्यूल्स होते हैं, प्रोटीन्स होती हैं जिसमें एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन और फिब्रिनोजेन वगैरह आ जाती है, यूरिया, ठीक है। न्यूट्रिएंट्स गैसेस में जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड आ जाती है, ऑक्सीजन भी आ जाती है, स्मॉल अमाउंट जो होती है वो नाइट्रोजन की भी आ जाती है। तो यहाँ पे हम लोगों ने सिर्फ प्लाज्मा को देखना है क्योंकि ग्लोमेरुलस का फंक्शन क्या होता है कि ये प्लाज्मा को फिल्टर करता है। अब अगर हम लोग ग्लोमेरुलस की बात करें तो इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो बिल्कुल सीव लाइक स्ट्रक्चर होता है। सीव लाइक का क्या मतलब होता है? एक छाननी टाइप होती है जो फिल्टर कर रही होती है, ठीक है। और ये क्या कर रही होती है? स्मॉल मॉलिक्यूल्स को फिल्टर कर रही होती है। स्मॉल मॉलिक्यूल्स में क्या क्या आ जाता है? कुछ हमारे प्लाज्मा में होते हैं जिसमें क्रेटिनिन आ जाती है, ठीक है। जितने भी स्मॉल मॉलिक्यूल्स हैं उनको फ़िल्टर कर रहा होता है और जितने भी लार्ज मॉलिक्यूल्स हैं उनको क्या कर रहा होता है? उनको फ़िल्टर होने से रोकता है। लार्ज मॉलिक्यूल्स में अगेन वही आ जाते हैं, वाइट ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल, वो सारी चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है। तो ये स्मॉल मॉलिक्यूल्स को फ़िल्टर करता है और लार्ज मॉलिक्यूल्स को फ़िल्टर नहीं करता। इस तरह ये जो है ये सीव लाइक स्ट्रक्चर है जो फ़िल्ट्रेशन कर रहा होता है, ठीक है। और इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो इसमें जो है ये कुछ ये जो सीव लाइक स्ट्रक्चर होता है और इसमें थिन वॉल्स होती हैं, बहुत थिन वॉल्स होती हैं। और ये जो थिन वॉल्स होती हैं ये क्या कर रही होती हैं कि स्मॉल मॉलिक्यूल्स को अलाउ कर रही होती हैं कि ये ग्लोमेरुलर से फिल्ट्रेट हो जाए, क्या प्रोड्यूस करे? ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट प्रोड्यूस करे। और बाकी जो जितने भी लार्ज मॉलिक्यूल्स हैं जिसमें वाइट ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल, प्लेटलेट्स वगैरह आ जाते हैं, या प्रोटीन्स, जो प्रोटीन्स हैं जैसे एल्ब्यूमिन है, ठीक है, वो लार्ज प्रोटीन है, वो आ जाती है। तो ये जो है उनको फ़िल्टर होने से रोकता है। अब प्लाज्मा में बहुत से स्मॉल मॉलिक्यूल्स होते हैं, लेकिन अगर हम लोग जीएफआर की बात करें तो जीएफआर में एक स्मॉल मॉलिक्यूल है जिसको हम लोग कहते हैं क्रेटिनिन।
क्रेटिनिन। जब भी हम जीएफआर की बात करते हैं और जीएफआर के फंक्शन को डिस्कस करते हैं तो हम लोग क्रेटिनिन की क्लियरेंस को चेक कर रहे होते हैं, क्रेटिनिन की क्लियरेंस को, कि ग्लोमेरुलस जो है वो कितना क्रेटिनिन को फिल्टर कर रहा है, ठीक है। और नॉर्मली ये होता है कि नॉर्मली जो ग्लोमेरुलस है वो 100% क्रेटिनिन को क्या कर रहा होता है, फिल्टर कर रहा होता है। लेकिन किसी डिजीज़ कंडीशन में या पैथोलॉजिक कंडीशन में ये जो क्रेटिनिन की फिल्ट्रेशन है या क्रेटिनिन की क्लियरेंस है वो 100% नहीं होती हैं, ठीक है। क्रेटिनिन की क्लियरेंस 100% नहीं होती हैं। तो जब हम जीएफआर की बात करते हैं तो उसमें सबसे पहले हम लोग स्मॉल मॉलिक्यूल्स में क्रेटिनिन की क्लियरेंस को चेक करते हैं कि कितना क्रेटिनिन जो है ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट कर रहा है। नॉर्मली मैंने बताया कि 100% क्रेटिनिन जो है वो फिल्टर हो जाता है, लेकिन पैथोलॉजी कंडीशन में ये 100% फिल्टर नहीं होगा। अब थोड़ा आ जाते हैं कि ये क्रेटिनिन है क्या है और ये किसका बाय प्रोडक्ट है और इसका क्या फंक्शन है या इसका कोई फंक्शन ही नहीं है, ठीक है। तो इसको हम क्रेटिनिन को थोड़ा डिस्कस करते हैं। तो क्रेटिनिन को डिस्कस करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि क्रेटिनिन किसका बाय प्रोडक्ट है या किसका एंड प्रोडक्ट है, ये कि ये कैसे प्रोड्यूस हुआ है, ठीक है। तो क्रेटिनिन जो है ये एंड प्रोडक्ट है क्रेटिन का। अब हमें पता होना चाहिए ये क्रेटिन क्या चीज़ है। तो क्रेटिन जो है ये एक मस्कुलर प्रोटीन है, ठीक है, या इसको कह लो ये एक अमाइनो एसिड है। और ये जो अमाइनो एसिड है ये हमारे मसल्स में स्टोर हुए होते हैं, इन मसल्स, हमारे मसल्स में ये स्टोर हुए होते हैं। और जब भी मस्कुलर मेटाबोलाइजेशन होती है, मतलब मसल्स जो होते हैं वो अपने एक्टिव स्टेट में या फिज़िकल स्टेट में आते हैं, तब ये जो क्रेटिन है इसकी फॉस्फोराइलेशन हो जाती है, किसमें, क्रेटिनिन में। तो हमें पता है कि क्रेटिन जो है एडीपी की फॉर्म में हमारे मसल्स में स्टोर हुआ होगा। जब इसकी फॉस्फोराइलेशन होगी, इसको हम एक फॉस्फेट देंगे तो ये एटीपी में कन्वर्ट हो जाएगा और इससे क्या होगा, ये क्रेटिन जो है वो क्रेटिनिन में कन्वर्ट हो जाएगा, क्रेटिनिन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये जो क्रेटिनिन है इसको जो है हमारी किडनी 100% जो है वो फ़िल्टर करती है। फ़िल्टर करने के बाद ये जो क्रेटिनिन है ये 100% जो है ये इसकी यूरिन में एक्सक्रीशन होती है, ठीक है। तो जब भी हम लोग बात जीएफआर की करते हैं तो उसको हम ऑन द बेसिस ऑफ क्रेटिनिन भी देखते हैं। क्रेटिनिन टेस्ट और जीएफआर टेस्ट जो है वो एक ही टेस्ट है। जब भी हम लोगों ने जीएफआर का फंक्शन देखना है तो उसमें हम क्या करेंगे, उसमें हम क्रेटिनिन की क्लियरेंस को चेक करेंगे। अगर जो ग्लोमेरुलस है वो 100% क्रेटिनिन को क्लियरेंस कर रहा है तो इसका मतलब क्या है कि हमारी किडनी नॉर्मल है। लेकिन अगर ग्लोमेरुलस जो है वो 100% क्लियरेंस नहीं करवा रहा तो इसका मतलब है कि हमारा जो ग्लोमेरुलस है वो डैमेज हुआ हुआ या किडनी में कोई ना कोई मसला है। तो जीएफआर का जो बेस्ट इंडिकेटर है वो क्या है, क्रेटिनिन की क्लियरेंस। तो यहाँ पे हम लोग बात करें तो जीएफआर का क्रेटिनिन की क्लियरेंस के साथ डायरेक्ट रिलेशन है। जितना जीएफआर ज़्यादा होगा उसका मतलब है क्रेटिनिन की जो क्लियरेंस है उतनी ज़्यादा होगी, और जितनी जीएफआर की वैल्यू हमारे पास कम आ रही है तो वो इंडिकेट कर रही है कि जो क्रेटिनिन क्लियरेंस है वो कम है। तो इस तरह जो है वो हम लोग जीएफआर में क्रेटिनिन की क्लियरेंस को चेक करते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन बनता है कि प्लाज्मा में तो स्मॉल मॉलिक्यूल्स में बहुत से मॉलिक्यूल्स आ जाते हैं, क्रेटिनिन तो नहीं होता, इसके अलावा बहुत सी प्रोटीन्स आ जाती हैं, न्यूट्रिएंट्स आ जाते हैं, यूरिया वगैरह, गैसेस वगैरह आ जाती है। तो जीएफआर जो है वो डायरेक्ट रिलेशन क्यों है क्रेटिनिन क्लियरेंस की? क्या हम लोगों ने अगर जीएफआर का फंक्शन चेक करना है या जीएफआर की वैल्यू चेक करनी है तो हम सिर्फ क्रेटिनिन की क्लियरेंस को क्यों देखते हैं? तो इसके लिए भी जो है वो हम यूरिया को भी देखते हैं। अब यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे यूरिया को।
अब यहाँ पे देखा जाए तो यूरिया जो है वो 95% किडनी से एक्सक्रीट होता है, यानी 95% जो ग्लोमेरुलस है उसको किडनी से फिल्टर करता है, जबकि क्रेटिनिन जो है 100% एक्सक्रीट होता है या फिल्टर होता है किससे, ग्लोमेरुलस से। तो अब यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो हम यूरिया को भी तो ले सकते हैं ना, हम सिर्फ क्रेटिनिन को हम लोगों ने क्यों लिया, हम तो यूरिया को भी, यूरिया की भी क्लियरेंस चेक कर सकते हैं। अब यूरिया की जो क्लियरेंस है, ठीक है, वो 95% है और जो क्रेटिनिन क्लियरेंस है वो 100% है। बस 5% का जो डिफरेंस है, लेकिन इसमें जो है वो हम यूरिया की क्लियरेंस को क्यों नहीं देख रहे। अगर हम लोग यहाँ पे कंपेयर करें यूरिया को और क्रेटिनिन को, तो हम ज़्यादा प्रेफर करते हैं क्रेटिनिन की क्लियरेंस को, ठीक है। यूरिया को हम लोग प्रेफर नहीं करते हैं क्योंकि जो यूरिया है वो बहुत से फैक्टर से इन्फ्लुएंस होता है, बहुत से फैक्टर से इन्फ्लुएंस होता है। अब वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिससे यूरिया जो है वो इन्फ्लुएंस होगा, उसमें कुछ जो होता है वो प्रोटीन डाइट आ जाती है कि हम जो है वो बहुत ज़्यादा प्रोटीन डाइट ले रहे हैं, ठीक है, एग वगैरह ले रहे हैं, और उसकी वजह से जो है वो यूरिया की क्लियरेंस जो है वो ज़्यादा आ सकती है, ठीक है। इसके अलावा जो है वो एजिंग फिनोमेना भी है कि एज के साथ साथ जो है ये यूरिया की जो क्लियरेंस है वो कम हो जाती है। और जो प्रोटीन डाइट, अगर हम लोग प्रोटीन डाइट ले रहे हैं तो यूरिया की जो क्लियरेंस है वो ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, तो इस वजह से हम लोग ज़्यादा प्रेफर क्रेटिनिन को ही करते हैं क्योंकि क्रेटिनिन किसी भी फैक्टर से इन्फ्लुएंस नहीं होता है। अगर हम लोग प्रोटीन डाइट ले रहे हैं या हमारी एज ज़्यादा हो रही है तो वो क्रेटिनिन की क्लियरेंस को अफेक्ट नहीं करेगा, लेकिन यूरिया जो है ये अफेक्ट करेगा। या अगर हम लोग प्रोटीन डाइट ले रहे हैं तो यूरिया की क्लियरेंस ज़्यादा हो जाएगी। एजिंग का जो फिनोमेना है, जो एजिड पीपल होते हैं उनमें यूरिया की क्लियरेंस कम होती जाती है। इस वजह से हम लोग यूरिया की जो क्लियरेंस है उसको जीएफआर में चेक नहीं करते। अब हम बात करते हैं इंटरप्रिटेशंस की। डॉक्टर ने पेशेंट को रिकमेंड किया कि जीएफआर टेस्ट करवाओ, ठीक है। तो अब हम जो पेशेंट का जो है वो हम यूरिन सैंपल भी लेंगे और उसके अलावा हम उसका ब्लड सैंपल भी लेंगे, और दोनों में जो है वो हम लोग क्रेटिनिन की वैल्यू चेक करेंगे, ठीक है, कि क्रेटिनिन की कितनी वैल्यू आई है। जीएफआर या क्रेटिनिन क्लियरेंस के दो फार्मूलाज हैं, आप किसी भी एक फार्मूले में अपनी वैल्यूज़ पुट करके आंसर चेक कर सकते हैं, सेम ही आएगा। सबसे पहला फार्मूला जो है वो जीएफआर का ये है 140 माइनस एज, क्योंकि एज फैक्टर इन्फ्लुएंस करता है, इनटू वेट, हमारा कितना वेट है, ठीक है, वो डिवाइडेड बाय 72 इंटू सीरम क्रेटिन। सीरम क्रेटिनिन कौन सा, जो हमारे ब्लड में। एक ये फार्मूला हो गया, और दूसरा फार्मूला जो है जो हम लोग मोस्टली यूज़ करते हैं और उन्हीं में अपनी वैल्यूज़ पुट करते हैं, ये उसको हम क्रेटिनिन की क्लियरेंस भी कहते हैं या फिर क्रेटिनिन क्लियरेंस कह लो या फिर जीएफआर कह लो। उसका फार्मूला क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ क्रेटिनिन इन यूरिन इनटू यूरिन फ्लो रेट, ठीक है, कि हमने यूरिन का क्या वॉल्यूम है या रेट है उसका, वो डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ क्रेटिनिन इन ब्लड, ठीक है, या फिर इन सीरम कह लो। ब्लड या सीरम एक ही चीज़ है। आपने 24 आवर की क्लियरेंस चेक करनी है तो आप 1440 से मल्टीप्लाई कर दोगे, क्योंकि 24 आवर्स में कितने मिनट्स होते हैं, 60 मिनट्स, तो मल्टीप्लाई करोगे तो 1440 आ जाएगा। 24 इंटू 60 इज इक्वल टू 1440। तो ये जो दो फार्मूलाज हैं इनमें आप अपनी वैल्यूज़ पुट कर सकते हैं।
और वैल्यूज़ पुट करके इजीली जो है वो जीएफआर की वैल्यू या फिर क्रेटिनिन की क्लियरेंस की वैल्यू देख सकते हैं। अब इनकी नॉर्मल वैल्यूज़ की तरफ आ जाते हैं कि जीएफआर या फिर क्रेटिनिन क्लियरेंस की नॉर्मल वैल्यूज़ क्या हैं। ठीक है, नॉर्मल वैल्यू जो है जीएफआर की 90 टू 130 मिलीलीटर पर मिनट है। जब भी हम क्लियरेंस की बात करते हैं तो हम जो यूनिट यूज़ करते हैं मिलीलीटर पर मिनट का करते हैं। ठीक है, हमें पता है कि नॉर्मल जीएफआर या फिर क्रेटिनिन की जो क्लियरेंस है 90 टू 130 है। ठीक है, 60 से 90 भी नॉर्मल कंसिडर की जाती है। अगर हम लोग जीएफआर की बात करें तो अगर जीएफआर की वैल्यू 60 से ज़्यादा आ रही है, ठीक है, 60 से ज़्यादा आ रही है तो वो जो किडनी है वो अपना फंक्शन नॉर्मल परफॉर्म कर रही है। ठीक है, अगर 60 से कम आ जाती है तो हम इंडिकेट करेंगे कि इस बंदे को किडनी डिजीज़ है। लेकिन अगर 30 से कम आ गई है तो वो इंडिकेट कर रही है कि किडनी बिल्कुल फेल है, किडनी कोई भी चीज़ फ़िल्टर नहीं कर रही है। तो इस तरह जो हम जीएफआर को इंटरप्रेट करेंगे। इसी तरह अगर हम लोग क्रेटिनिन की बात करते हैं, क्रेटिनिन क्लियरेंस की बात करते हैं, ब्लड में क्रेटिनिन की वैल्यू अगर ज़्यादा आ जाती है और यूरिन में कम आ जाती है तो ये दोनों कंडीशंस जो हैं इंडिकेट कर रही हैं किसको, किडनी डिसऑर्डर को इंडिकेट कर रही हैं। ठीक है, और किडनी डिसऑर्डर में स्पेसिफिकली किसके फंक्शंस को, ग्लोमेरुलस के फंक्शन को इंडिकेट कर रही है। ठीक है, अगर हम लोग यूरिन में देखें कि क्रेटिनिन की वैल्यू 130 अबव आ गई है, ठीक है, या फिर क्रेटिनिन की वैल्यू जो है वो 90 बिलो आ गई है तो ये दोनों किस कंडीशन को इंडिकेट करेंगे। इसमें क्या है, क्रेटिनिन की क्लियरेंस जो है वो ज़्यादा है, क्लियरेंस बहुत ज़्यादा हो रही है, नॉर्मल से भी ज़्यादा हो रही है। इसमें जो क्रेटिनिन की जो क्लियरेंस है वो नॉर्मल से बहुत कम हो गई है। तो ये किस किस को इंडिकेट करेगा कि क्रेटिनिन की अगर 130 से अबव आ रहा है तो ये इंडिकेट करेगा कि मस्कुलर डिसऑर्डर है। मस्कुलर डिसऑर्डर क्यों है, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा है कि क्रेटिन जो है उसकी फॉस्फोराइलेशन होती है क्रेटिनिन में। तो अगर क्रेटिनिन की क्लियरेंस बहुत ज़्यादा आ रही है तो इसका मतलब है कि हमारे जो अमीनो एसिड जो है वो मतलब मस्कुलर की जो मसल्स मेटाबोलाइजेशन जो हो रही है वो बहुत ज़्यादा हो रही है। ठीक है, तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा क्रेटिन की फॉस्फोराइलेशन हो रही है, क्रेटिनिन में बहुत ज़्यादा क्रेटिनिन प्रोड्यूस हो रहा है, उस वजह से ज़्यादा जो क्रेटिनिन है वो हमारी यूरिन में आ रहा है। ठीक है, तो ये इसको इंडिकेट कर रहा है किसको, मस्कुलर डिसऑर्डर को इंडिकेट कर रहा है। और क्रेटिनिन अगर कम आ रहा है तो ये इंडिकेट करेगा किडनी फेलियर को या फिर किडनी डिसऑर्डर को। ठीक है, क्योंकि किडनी का फंक्शन ही ये होता है कि 100% जो क्रेटिनिन है क्लियर करवा रहा होता है, लेकिन अगर वो क्लियर नहीं करवाएगा तो इसका मतलब है कोई ना कोई किडनी फेलियर या किडनी डिसऑर्डर है। तो इसी के साथ हमारा आज का लेक्चर ख़त्म होता है। उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ आ गई होगी, और अगर कोई भी क्वेश्चन है तो वो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़।